हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। वन लाइनर फैक्ट्स होंगे और अपकमिंग टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोस जो है इसके ऊपर लाने वाला हूं ताकि आपके फैक्ट्स की रिवीजन हो सके। जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सेट की, पीजीटी या कॉलेज कैडर या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं यहाँ से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम जो नेट का जो सिलेबस है वन बाय वन हम टॉपिक पे आने वाले लेक्चर्स में उसमें बात करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हर वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लगभग 20 फैक्ट हम डिस्कस करें। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे जिसमें इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संभावनाएं हैं आने की। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट अ बुक। ठीक है, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स एंड विज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी कई बार ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पूछी जा चुकी है। तो देखिए, पॉलिटिक्स एंड विज़न ये बुक शेल्डन वॉलिन की बुक है। 1960 में ये बुक लिखी गई है। ठीक है, तो मैच करने के लिए बुक्स पूछी जाती हैं। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। कार्ल डॉश की बुक है एंड कार्ल डॉश जो है वो कम्युनिकेशन के फादर ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन्होंने 1963 में ये बुक लिखी है, कार्ल डॉश ने, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ मास्टर साइंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ऐसा नहीं है कि कि ये कोटेशन किसी को नहीं आती होगी। पॉलिटिकल साइंस को जो है मास्टर साइंस किसने कहा है? अरिस्टोटल ने कहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये, अरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस क्यों कहा है? देखिए, इसका एक रीज़न ये है कि पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा विभाग है, या आप यूँ समझिए कि पॉलिटिकल साइंस ही एक ऐसा फील्ड है जिसके अंतर्गत मनुष्य कहीं ना कहीं एक सर्वोत्तम की प्राप्ति के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड के लिए जो है सर्वाइव कर सकता है। वो भी किसके अंतर्गत? पॉलिटिकल साइंस के अंदर, या पॉलिटिक्स के, नॉट पॉलिटिकल साइंस बट पॉलिटिक्स के अंतर्गत। एरिस्टोटल का मानना ये था कि जो व्यक्ति राज्य में रहता है वो या तो वो सिटीज़न है। ठीक है, वही मनुष्य है। अगर जो राज्य में नहीं रहता या राज्य से बाहर रहता है वो या तो देवता है या तो वो शैतान है। ठीक है, या तो जानवर है या तो भगवान है। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्य की व्यवस्था या राज्य की ज़रूरत अरिस्टोटल ने व्यक्ति के लिए क्यों मानी है? क्योंकि राज्य ही एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य जो है एक सामुदायिक भलाई में काम कर सकता है, दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्टेट को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है और इसीलिए वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक मास्टर साइंस है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही हम ये सीखते हैं कि हम किस तरह से जिएंगे और किस तरह का अच्छा जीवन जिया जाए। ठीक है, नाउ दैट हु सेड दैट पॉलिटिकल थ्योरी इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। देखिए, दो ब्रांचेस बताई यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी की, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी की। ठीक है, किसकी? पॉलिटिकल थ्योरी की। तो ये किसने बताया? जॉर्ज कैटलाइन ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस दशक में राजनीति सिद्धांत का पतन हुआ माना गया? ठीक है, एक डिबेट हुई थी 60s के दौर में। ठीक है, कि जहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी का जो डिक्लाइन हुआ माना गया। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किस दशक में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बहस जो है वो शुरू हुई थी? तो 1950s के दशक में। ठीक है, और किस दशक को राजनीति सिद्धांत के पुनरुत्थान का दशक माना जाता है? मतलब दोबारा से रिसर्जेंस हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का, तो वो कौन सा दशक माना जाता है? वो 1970s। ठीक है, 1970 के दशक में ये बात सामने आई कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि किस दशक को राजनीति सिद्धांत, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया। हु सेड जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। अब देखिए, इसको कहने का तात्पर्य क्या है जॉन लॉक का, कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। क्योंकि देखिए, जो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं जॉन लॉक, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में जहाँ पे मनुष्य जो कैसा था, बिल्कुल इंडिपेंडेंस ऐसा, हालांकि कोई उसके ऊपर कोई किसी का प्रतिबंध नहीं था क्योंकि नेचुरल राइट होते थे अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो है आपके प्राकृतिक अधिकार थे। लेकिन वहाँ पे क्यों एक दूसरे के ऊपर लोग हावी थे? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो लोगों के
बीच में विवाद होने पर उनके बीच जो है सही गलत का निर्णय कर पाए, ठीक है। ऐसी कोई संस्था नहीं थी, और जब कोई संस्था नहीं तो दैट मीन्स कानून नहीं था, और कानून नहीं तो लोग अपनी स्वतंत्रता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनका मानना था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, कोई भी आपके ऊपर आपके साथ लड़ झगड़ सकता है प्रॉपर्टी के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे, ठीक है। इस तरीके से जॉन लॉक ये मानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, दैट हु सेड स्टेट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए एक दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। अदर रिगार्डिंग एक्शन और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में फ़र्क क्या है, ये जीएस मिल ने पहले तो बात की है, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब होता है कि जो काम मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। काम तो हम अपने आप के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे काम जिनका प्रभाव, ठीक है, नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, वो सिर्फ हमारे ऊपर पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, आत्मपरक कार्य, ठीक है। लेकिन एक होता है अन्य परक कार्य, जो अदर रिगार्डिंग एक्शन जिनको कहते हैं, मतलब हमारे वो काम जिनका प्रभाव जो दूसरों के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो उसको जो अदर रिगार्डिंग एक्शन कहा है। और यहाँ पे जेएस मिल ने ये माना है कि स्टेट को जो है अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट जो इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। अगर हमारे किन्हीं कामों की वजह से, किन्हीं हरकतों की वजह से अगर दूसरे की स्वतंत्रता में कोई बाधा पड़ रही है, तो वहाँ पे स्टेट हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, वो हुए अदर रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन जिस काम से मुझे ही फ़र्क पड़ने वाला है, मुझे ही प्रभाव होने वाला है, उस काम के ऊपर जो है स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं लगा सकता है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता स्टेट। ऐसा किसका मानना था? जेएस मिल का मानना था, ठीक है। नाउ हु गिव द रिपब्लिकन नोशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। रिपब्लिकन नोशन ऑफ लिबर्टी किसने किया है, किसने दिया ये दिया है मैकियावेली ने, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नाउ हु गिव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी। देखिए लिबर्टी के दो साइड्स माने गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? आपकी वो स्वतंत्रताएं जिनमें आपके ऊपर राज्य की तरफ से कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी क्या होता है? जिसमें आपके ऊपर जो है राज्य के कुछ प्रतिबंध होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि आपके ऐसे कृत्य ना हो, ऐसे कोई कार्य ना हो जिनकी वजह से दूसरों के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, ठीक है। तो उसको जो नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी कहा गया है, दैट। और ये विभाजन किसने किया है लिबर्टी के नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्शन में? ये किया है इसाया वर्लिन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएच ग्रीन स्वतंत्रता की किस धारणा के समर्थक थे? तो ये पॉजिटिव लिबर्टी के, ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी के समर्थक हैं टीएच ग्रीन। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। सॉरी, मैंने आई थिंक ऊपर थोड़ा आगे पीछे कर दिया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है? पॉजिटिव लिबर्टी में जो है स्टेट कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। आपके कामों में, आपके इकोनॉमिक स्फेयर में, चाहे आपके दूसरे स्फेयर में स्टेट जो इंटरवेंशन करेगा ताकि आप जो है दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन ना कर पाओ, ठीक है। और नेगेटिव कॉन्सेप्शन क्या होता है? जिसमें आपके अधिकारों के ऊपर कोई भी किसी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं है राज्य की तरफ से, ठीक है। ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें से जो टीएच ग्रीन है वो पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है, जहाँ पे स्टेट के द्वारा जो है व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, ठीक है ना। देखिए फ्रीडम टू और फ्रीडम फ्रॉम में फ़र्क क्या होता है? जो फ्रीडम टू होता है ये जो है पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, की बात इसमें की जाती है एक तरफ से, ठीक है। मतलब आपको कोई काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी काम को करने की स्वतंत्रता जो है आपको पॉजिटिव फ्रीडम है एक तरह की। और फ्रीडम फ्रॉम, किसी काम से आपको स्वतंत्रता मिल जाना, मतलब नेगेटिव लिबर्टी, मतलब आपको कोई चीज़ ना करनी पड़े, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फ्रीडम। और किसी काम को करने के लिए परमिशन लेना या राज्य की तरफ से आपको हिदायतें देना, वो हुआ आपका पॉजिटिव फ्रीडम, ठीक है। तो ये फ्रीडम टू और फ्रीडम फ्रॉम में ये फ़र्क है, ठीक है ना। हु रोट द बुक लिबर्टी टुडे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, CEM जोड की बुक है, 1897 में बुक लिखी गई है, जो कई बार मैच करने के लिए पूछी जाती है, ठीक है ना। जेएस मिल की कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं। देखिए इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, एक तो जेएस मिल, जे रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, MN रॉय, BR अम्बेडकर, लेनिन इवन, इनकी जो है बुक्स हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज जो है लिख के रखनी है, याद करके रखनी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली या तो मैच करने के लिए तो बुक्स पूछी जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ कई सारे थिंकर्स की बुक्स जो है सीक्वेंस में पूछी जाती है कि बुक इसमें आगे आई है, कौन सी पीछे आई है, ठीक है, इस तरीके से सॉरी। नाउ जेएस मिल की बुक्स की हम बात कर रहे थे, तो ऑन लिबर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने लिबर्टी की बात की है, तो 1859 में ये बुक लिखी गई है, ठीक है। और यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, देखिए वैसे तो यूटिलिटेरियन जो थिंकर जेरमी बेंथम भी हैं, ठीक है। जेरमी बेंथम कहीं ना कहीं उपयोगितावाद के पिता भी माने जाते हैं, फादर ऑफ यूटिलिटेरियन
निज़म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो जेरमी बेंथम के शिष्य जे.एस. मिल ने लिखी है 1861 में, ठीक है। क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया, यूटिलिटेरियन में कुछ संशोधन भी किया, ठीक है, जिसमें वो क्वालिटी जो क्वांटिटी, ठीक है, हैप्पीनेस की जो क्वांटिटी होती है उसको वो कन्वर्ट करते हैं क्वालिटेटिव में, ठीक है। क्वांटिटी की जगह वो क्वालिटेटिव हैप्पीनेस की बात करते हैं। और थर्ड वन, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और कहीं ना कहीं उन्होंने वुमेन्स के राइट्स के ऊपर उन्होंने बात की है, वोटिंग पे बात की है, और वुमेन्स के जो प्रॉपर्टी में जो वुमेन का राइट होता है उसके ऊपर इन्होंने बात की है। 1869 में ये बुक लिखी गई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट बुक है नेक्स्ट जो है हु गिव द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी गई है, द गॉड हु गेव अस लाइफ गिव्स अस लिबर्टी एट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये आपको मैच करने के लिए कई बार पूछा जाता है। तो ये देखिए किसने कही है, थॉमस जेफरसन ने कहा है, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने यहाँ पे कहीं ना कहीं उदारवाद का समर्थन करते हुए ये कहा कि गॉड, भगवान, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ठीक है, उन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने हमें क्या दिया है, स्वतंत्रता भी दी है। तो थॉमस जेफरसन ने ये बात कही है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की लिबर्टी या उदारवाद को समर्थन करने के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। नेक्स्ट है, yes, next very important quotation, no man is born free but everywhere else in a chain। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो कि जीन जैकस रूसो ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही वो जंजीरों में या बीड़ू में जकड़ जाता है, ठीक है। तो ये कोटेशन जो है रूसो ने कही है, ठीक है। नाउ हु सेड लिबर्टी इज़ द कैपेसिटी टू डू थिंग्स दैट आर वर्थ डूइंग। स्वतंत्रता कहीं ना कहीं उन क्षमताओं का नाम है या उन चीज़ों को करने की क्षमता है जो चीज़ें करने लायक हैं। तो टी.एच. ग्रीन ने ये बात जो है कही है, ठीक है। टी.एच. ग्रीन मैंने ऑलरेडी बताया कि पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है। नाउ हु सेड इफ़ लिबर्टी एंड लॉ डू नॉट क्वारल, लिबर्टी क्वारल विद इटसेल्फ, ठीक है। अगर लॉ और लिबर्टी एक दूसरे के साथ झगड़ती हैं तो क्या होगा, लिबर्टी जो है खुद के साथ ही झगड़ा शुरू कर देगी। ये बार्कर ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नाउ हु रोट द बुक व्हाट इज़ टू बी डन, ये लेनिन की बुक है, 1902 में लेनिन ने ये बुक लिखी है, व्हाट इज़ टू बी डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि 20 फैक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और कोशिश की है कि थोड़ा अच्छे से हम इनको समझ भी पाएँ, थोड़ा डीप इनके ऊपर बात करने की कोशिश भी की है कुछ एक कॉन्सेप्ट्स पे, ताकि हम जितना उन चीज़ों के ऊपर अदर फैक्टर डिस्कस करेंगे साथ ही साथ हमें वो चीज़ें ज़्यादा हमें अंडरस्टैंड होंगी और हम भूल भी नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो एक तरीके से हमारा इनिशिएट है कि जो फैक्ट हैं, ठीक है, जो फैक्चुअल डाटा है उसको मैं आपको रिवाइज़ करवाता रहूँ, ठीक है, साथ ही साथ। तो आने वाले कुछ एक वीडियोस कुछ दिनों तक, क्योंकि हमारा खुद का भी एक एग्ज़ाम आ रहा है, कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम है हमारा, हम खुद भी उसमें बिज़ी हैं, तो कुछ ज़्यादा अभी बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने वीडियोस की रेगुलरिटी के लिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहा हूं, जिसमें ज़्यादा तो नहीं कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़रूर आपके साथ रिवाइज़ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाले हैं, बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की ओरिएंटेशन से मैंने यहाँ पे नोट की हुई है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ही ये सारी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो समाप्त करते यहीं पे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि नहीं, हम भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास से अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू।